आज हम आपको बताएंगे कि बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक ट्रिब्यूनल ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाई। अदालत ने उन्हें 2024 के छात्र आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने के आदेश देने और मानवता के खिलाफ अपराध का दोषी ठहराया। हसीना पर 5 गंभीर आरोप थे, जिनमें हत्या और कमांड रिपब्लिसिटी शामिल है। 3 आरोपों पर फांसी और 1 पर आजीवनकृत कारावास की सजा सुनाई गई है। यह फैसला अनुपस्थिति में सुनाया गया क्योंकि शेख हसीना अगस्त 2024 से भारत में निर्वासित जीवन जी रही हैं, यानी पूरे 15 महीने से। अदालत ने कहा कि हसीना ने ड्रोन हेलीकॉप्टर से हमले और देखते ही गोली मारने का स्पष्ट आदेश दिया था। पूर्व गृह मंत्री को भी फांसी की सजा सुनाई गई है, जबकि पूर्व पुलिस प्रमुख को बरी किया गया। हसीना का जो आवामी लीग पार्टी है हसीना की, उसने फैसले को राजनीतिक साजिश बताया और देशव्यापी हड़ताल का ऐलान किया है। तो ऐसे में इस तमाम मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता विकास जोगी जी जुड़ रहे हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है विकास जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी, तो विकास जी, सबसे पहले तो यही सवाल है कि बांग्लादेश के इस ट्रिब्यूनल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कितना निष्पक्ष माना जाए, जिसने ये सजा दी है शेख हसीना को? जैसे कि हम जिस शेख हसीना जी वाले विषय पर बात करते हैं असद जी, हुआ क्या था कि एक छोटा सा एक छात्र आंदोलन और एक सुनियोजित तरीके से एक साथ इतना बड़ा रूप धारण कर लेगा, तो मुझे नहीं लगता कि उस टाइम सरकार शेख हसीना सरकार को भी जानकारी होगी कि इतना बड़ा हो जाएगा। इसमें सबसे बड़ी कमियां रही वहां की इंटरपोल की, जो वहां की खुफिया एजेंसी है उनकी लापरवाही रही कि मतलब इतना बड़ा उग्र आंदोलन हो कैसे गया। और दूसरा कि रहा कि एक आंदोलन में जब पुलिस से चौकियां फूकी जाएंगी, पुलिस स्टेशन पर पुलिस वाले मारे जाएंगे, तो उसमें होता क्या, पुलिस पर अगर कहीं कोई हमला होगा तो अपने बचाव में तो वो उनको भी अपना फायरिंग करनी होगी। और इसको एकदम इस तरीके से देखना कि सीधे के इसमें इन्वॉल्व कर देना किसी देश के प्रधानमंत्री को कि उनके इशारे पर हुआ है। प्रधानमंत्री एक अस्थायी सरकार होती है, ऐसा नहीं है कि उसने भाई लॉ एंड ऑर्डर के लिए ये सब चीजें बोला हो कि देखते आंसू गैस के गोले छोड़े जाए, लाठीचार्ज किया जाए। लेकिन जब उग्र आंदोलन हो जाता है तो जवाबी कार्रवाई हर जगह होती है। तो जवाबी कार्रवाई में लेकिन 1400 लोगों का मारे जाना, ये भी एक बड़ा विषय है। इस आंदोलन में 1400 लोग मारे गए। और दूसरा, जैसे कि आपने भी बताया कि और मैंने जानकारी दी है कि इनको सजा फांसी की सजा हुई है, तो एक जो एक्यूज्ड होता है उस एक्यूज्ड की अनुपस्थिति में कोर्ट एक तरफा आदेश कैसे दे सकती है? उसके बड़े प्रोसेस होते हैं, सम्मान वारंट, ऐसे अन्य तरीके से उसको सूचना जाती है, उसको आना चाहिए। अब तो ऐसा टेक्निकल समय है कि आप ऑनलाइन भी आप जुड़ सकते हो। तो ये कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित ही लग रहा है मुझे फैसला, और इस पर कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाएगा तो इस बार ये सब चीजें चेंज होंगी। और दूसरा रहा इसमें कि एक जो शेख हसीना जो है, इन पर जो आरोप लगाए कि ये इन्होंने मुख्य भूमिका इन्होंने निभाई है, ये जबकि जो प्रमुख सचिव है सारी चीजें उनको लीड करनी होती है। उनको कैसे देश की, उनको कैसे प्रदेश की सुरक्षा संभालनी है, कैसे उसको कंट्रोल करना है, वो उसका विषय होता है। सिर्फ उनको एक लास्ट टाइम पर ये मान सकते हैं कि प्रधानमंत्री को सूचना देनी होती है कि इस तरीके का विषय अब इसमें हमें करना चाहिए। तो प्रधानमंत्री स्वाभाविक है, कोई भी हो कहीं का भी हो, वो यही बोलता है कि लॉ एंड ऑर्डर बना के रखना है जिससे कि व्यवस्थाएं ना बिगड़े। लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक द्वारा प्रायोजित आंदोलन था। विकास जी, एक बात आपने इस पूरी अपने घटनाक्रम में अभी जो आप बता रहे थे उसमें आपने एक बात की कि आजकल ऑनलाइन के माध्यम से भी एक्यूज्ड को जोड़ा जा सकता था अगर वो देश में नहीं है तो जी। लेकिन अगर इस तरीके की बात नहीं हुई है तो फिर इस पूरे ही न्याय प्रणाली को कितना मजबूत माना जाए, बांग्लादेश की न्याय प्रणाली को? नहीं, जब एक्यूज्ड उसमें इन्वॉल्व नहीं हो पा रहा तो और कोर्ट जो इसको फैसला सुना रही है, मतलब एक सोचने वाला विषय है, मतलब एक सोच से परे हो गया। मतलब ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब जिसके मेरे खिलाफ ही कोई मुकदमा है और मेरे खिलाफ ही के मुकदमा चल रहा है किसी कोर्ट में, केसेस चल रहा है, और मैं अपना पक्ष नहीं रख पा रहा वहां पर। क्योंकि जब भी कोई मुकदमा दर्ज एफआईआर होती है उसमें चार्जशीट सबमिट होगी तो दोनों पक्षों की एविडेंस लिए जाएंगे। तो एविडेंस नहीं लिए गए तो कहीं ना कहीं इसमें राजनीतिक व्यवस्था है। और दूसरा रहा कि शेख हसीना जी भारत में रहनी तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात करनी चाहिए, उनके एविडेंस इकट्ठे होने चाहिए, उनके बयान वगैरह। तो आपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात की है तो एक और सवाल इसमें गंभीर उठता है कि क्या भारत को प्रत्यर्पण के लिए बांग्लादेश मजबूर कर सकता है? क्या लगातार उसको लेकर के अब भारत के ऊपर एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय दबाव होगा? किस तरीके से देखते हैं इसको?
नहीं, ये बिल्कुल आपने सही पूछा। इसमें ये दबाव होगा बांग्लादेश भी उसके लिए प्रोसेस में जाएगा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी दबाव होगा, क्योंकि अगर मान लो शेख हसीना मान लो हमारे देश में रह रही है, लेकिन कहीं अगर एक्यूज्ड भी है, अगर वहां से कोई ऐसा ऑर्डर हुआ है तो उनको वहां पर सौंपना होगा बांग्लादेश को एक वाई कोर्ट लॉज, एक नियम के आधार। उसमें कोई निफेंड बट नहीं होगा और मुझे नहीं लगता कि भारत सरकार को इसमें कोई हठधर्मिता निभानी चाहिए। तो क्या शेख हसीना को सौंप दिया जाए? आपको नहीं लगता कि ये राष्ट्रीय स्तर पर भी जो अंतर्राष्ट्रीय हमारे संबंध है उसमें भी एक गहरा असर डालेगा, वहां के जो बांग्लादेश के हिंदू हैं उनके ऊपर भी एक गहरा प्रभाव डालेगा? नहीं, वो लेकिन डालेगा, लेकिन अभी क्या कोर्ट का आदेश का तो पालन करना होगा ना। या फिर शेख हसीना को अपने बचाव में उच्च थोड़े हायर कोर्ट जाना चाहिए। तो वो कहाँ जाएंगी? वो तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर सुप्रीम पर कोर्ट नहीं कह दिया है, सीधी बातचीत जो तो सुप्रीम कोर्ट से ही हो रही है। अब क्या वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का रुख करेंगे? जाना चाहिए उनको। जब उनके गैर उपस्थिति में उनके खिलाफ सारा जजमेंट हो गया तो उनको इंटरनेशनल जाना चाहिए और जाना ही होगा, तभी बचाव होगा। अन्यथा इस कोर्ट के उस केस के उस ऑर्डर के आधार पर तो उनको बांग्लादेश गवर्नमेंट को सौंप देना चाहिए पड़ेगा और सौंप उनको ले जाएंगे वो लोग। ये बिल्कुल, इसमें कोई भी फैनवर्ट नहीं है। नहीं, लेके कैसे जा सकते हैं? जब तक भारतीय सीमा में है तब तक तो कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। वो अंतर्राष्ट्रीय बातचीत हो वो एक अलग बात है, वो एक अलग विषय है, लेकिन आप हमारे देश की सीमा में घुस करके थोड़े उनको उठा के ले जा सकते हैं। नहीं, वो उसका एक प्रोसेस, मैं बोला उसको प्रोसेस, बांग्लादेश को प्रोसेस से गुजरना होगा। उस प्रोसेस के तहत और उस प्रोसेस का पालन भी भारत सरकार ही करेगी और उस प्रोसेस से मुझे नहीं लगता कि भारत सरकार कुछ कोई फैनबट करेगी उसमें कोई। वो प्रोसेस से उनको सौंपना पड़ेगा या फिर इसी दौरान आज ऑर्डर आया, इस ऑर्डर के आधार पर ही उनको इंटरनेशनल कोर्ट का रुख कर लेंगी वो। अब देखना है, मुझे लग रहा है वो इंटरनेशनल कोर्ट में जाना है पड़ेगा और कर लेंगी वो उसको जाने का। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में अगर जाती हैं शेख हसीना तो आपके हिसाब से किस तरीके के जो मतलब नतीजे हैं वो देखने को मिल सकते हैं? क्या कुछ हो सकता है अगर पहुंचता भी है ये मामला? तो जस्ट अपोजिट होगा। जो आज इनको सजा सुनाई है, मुझे लगता है कि इंटरनेशनल कोर्ट में जाने के बाद इनको बाइज्जत बरी किया जाएगा। जिस तरीके से एविडेंस की अभाव में एक्यूज्ड के ना होने पर सीधे सीधे उनको फांसी की सजा और भिन्न भिन्न सजा उन्हें सौंप देना, जबकि मैं मानता कि इसमें जो मौके पर उस टाइम जिन्होंने गोलीबारी करी होगी, जो भी रहे होंगे उस टाइम के अधिकारी, उन लोगों को इन्वॉल्व किया जाना चाहिए था। प्रमुख सचिव के ऑर्डर पे हुआ होगा क्योंकि तो, लेकिन उनको कहीं सब जगह बाइज्जत बरी करके सिर्फ होम मिनिस्टर और शेख हसीना जी को इसमें इन्वॉल्व किया गया, इनको सजा सुनाई गई। तो कहीं ना कहीं दिख रहा है सभी को राजनीतिक से प्रेरित है। तो इनको अगर अपना बचाव है तो विकास जी एक सवाल ये भी कि अगर 1400 लोग सचमुच मारे गए हैं तो फिर उनका तो आंकड़ा पेश करना होगा ना, उनके बारे में पूरी डिटेल देनी होगी सरकार को। इस तरीके से बस ये कह देना कि 1400 लोग मारे गए, भाई आप नाम, उनका पता, वो किस वजह से मारे गए, उनका पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या, इन तमाम चीजों को तो आपको रखना होगा। मैं भी आपसे वही बोल रहा था ना कि अभी ना तो शेख हसीना जी वहां पर इन्वॉल्व थी उस केस में, एक्यूज अगर वहां नहीं होगा तो एक तरफा चीजें सारी चली हैं। अब 1400 लोगों का मारा जाना, 1400 लोगों की आपने सही बोला कि पीएम रिपोर्ट उनकी चाहिए, उनके एविडेंस चाहिए, उनकी पहचान के लिए डॉक्यूमेंट्स चाहिए और ये सब चीजें जब वहां दाखिल होंगी तो इतनी जल्दी ये केस जो है निपट जाएगा, ये भी एक सोचने का विषय है। मतलब बड़ी फास्ट व्यवस्था है वहां बांग्लादेश की। और एक और सवाल विकास जी आपसे, क्योंकि देखिए अब शेख हसीना कोई छोटी मोटे इंसान वहां पर थी नहीं, इतना बड़ा कद था, प्रधानमंत्री थी उस टाइम पे, तो ऐसे में उनके जो सपोर्टर्स हैं अब फिर तो वो बांग्लादेश को अस्थिर करने की कोशिश करेंगे और लगातार सुलग रहा है बांग्लादेश। इस समय तस्वीरें अभी आ रही हैं धीरे धीरे कि कैसे वहां पर प्रदर्शन जो है वो जोरों शोरों से है। तो ये गृह युद्ध के हालात नहीं लगते आपको? गृह युद्ध तो था ही, वो जो छात्र आंदोलन था वो भी सीधे गृह युद्ध था और देखा था, सभी लोगों ने देखा था वो, उसमें राजनीतिक लोगों ने कैसे इन्वॉल्व हुए थे। और अब जिस तरीके से मान लो किसी राजनीतिक व्यक्ति कोई उच्च पद पर हो और उसके खिलाफ ऐसी स्थिति बन जाए, उसके पार्टी के लोग, उसके संगठन, उसके फॉलोवर जो होते हैं वो लोग आते हैं सड़क पर उतर कर, और जैसे बांग्लादेश में जगह जगह बमबारी वगैरह ये सब चीजें हो रही है। आज सजा सुनाई, अगर चीजें कंट्रोल नहीं हुई फिर वही लॉ एंड ऑर्डर अगर नहीं कर पाए लोग वहां पर, तो फिर से वही चीजें दोहराई जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल वही रिपीट होगा, फिर उसे फिर नहीं कोई रोक पाएगा। कोई प्रशासन वही है, पुलिस वही है, वहां की सारी व्यवस्थाएं वही लोग हैं। चेंज तो कुछ नहीं हुआ, सिर्फ मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को हटा के दूसरा बना दिया, इतना ही बस बदलाव हुआ, बाकी सब सिस्टम तो वही है। अच्छा, एक सवाल ये भी उठता है विकास जी कि ये जो शेख हसीना के खिलाफ लगातार बांग्लादेश में कार्रवाई हो रही है, इसको लेकर के अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में क्या है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या चर्चा चल रही है और ये पक्ष में है, विपक्ष में है, कितना समर्थन मिल रहा है यूनेस्को इसमें?
यूनिस को मुझे नहीं लगता कि ज्यादा रहेगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं देखा जाए शेख हसीना जी का अगर कार्यकाल देखा जाए तो वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अच्छा था, ठीक था, और एक कॉमन चीजें थी। और ये एक मतलब कट्टर धर्म कट्टरता जैसा विषय जो होता है, ऐसे भाव को लेकर यूनिस के बयान भी रहे हैं, भारत को भी लेकर उनके तरह तरह के बयान रहे, तो उस चीज में शेख हसीना जी को पॉजिटिव रहेगा। लेकिन पॉजिटिव जब रहेगा जब इनको अगले बचाव के लिए अपना स्टेप उठाना पड़ेगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर हो चाहे इंटरनेशनल कोर्ट हो, उनके लिए जाना पड़ेगा। अगर शेख हसीना जी अगर सोचती हो कि सब कुछ ऐसे सामान्य हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब इनको आगे की चीजें बढ़ानी पड़ेंगी। बांग्लादेश चुनाव जो हैं वो भी होने वाले हैं, चुनाव पर कितना असर इसका पड़ने वाला है, राजनीतिक दलों को भी? चुनाव बिखराव की ओर होगा, क्योंकि बांग्लादेश में मैं वही बता रहा हूँ, अभी चुनाव से पहले फिर वही जो अभी जो बवाल हुआ है जिसके कारण इनको सजा हुई है वो रिपीट नहीं हो जाए। सबसे बड़ा विषय चुनाव से पहले ही कंट्रोल करना है उस देश में कि ये दोबारा से उग्र प्रदर्शन ना हो। ऐसा नहीं है कि वो छात्र आंदोलन उसी बार हुआ हो, क्योंकि शेख हसीना के जो फॉलोवर होंगे वहां भी छात्र होंगे, वहां भी युवा होंगे, तो वो वहां भी ऐसी स्थिति बनेगी और बदलाव तो होगा वहां पर, क्योंकि अन्य अन्य पार्टियों में बिखराव की स्थिति बनेगी। अच्छा, अवामी लीग जो है शेख हसीना की पार्टी, उसमें से क्या कोई नया नेता उभर सकता है क्या? इस तरीके की कोई चर्चा है? फिर उसके बाद ये भी कि क्या अब इस दल का कोई अस्तित्व रह जाएगा इस फैसले के बाद से? तो उस दल को, अवामी लीग को, कहाँ जाते हुए देख रहे हैं चुनाव में? नहीं, ऐसा तो नहीं कह सकते कि मान लो कि शेख हसीना जी को सजा हो जाए और इनका अध्याय खत्म हो गया, तो शायद संगठन का अध्याय संगठन का भी खत्म नहीं होता और कोई ना कोई नया नेतृत्व तो निकल के आएगा और वो सब चीजें करे। और इनको एक होता क्या है कि आम जनता में कुछ परसेंट लोग, 2 4 5 10% लोग आंदोलन में रहे होंगे, बाकी जो 90% जनता है, एक इनको मर्सी, एक इनको अंदर से जो होता है लगाव वाली स्थिति, वो इनको एक दया भाव से तो इनको वोटिंग मिलेगी और इनके एक अवामी लीग पार्टी को फिर से एक गिराफ बढ़ेगा। और ऐसा ना हो कि इस बार दोबारा से जो चुनाव हो तो चुनाव में फिर शेख हसीना की पार्टी का पॉजिटिव सारा सब चीज हो जाए, क्योंकि इनको एक मिलेगा, एक सहानुभूति का रहेगा इस चुनाव में शेख हसीना की पार्टी के लिए। अच्छा विकास जी, चूंकि आप अधिवक्ता हैं तो एक सवाल आपसे इस विषय पर भी जरूरी है जानना कि शेख हसीना जब वहां मौजूद नहीं थी तो उनकी प्रोसीडिंग्स को जो बढ़ा रहा होगा, क्या उसके ऊपर दबाव नहीं रहा होगा? दूसरी बात यह भी कि अगर कोई एक्यूज जो है वो खुद वहां मौजूद नहीं है तो उसकी गैर मौजूदगी में आगे किस तरीके की कार्रवाई हो सकती है? क्या वो अपने स्टैंड जो है वो कहीं पर उठा सकती है? इस तरीके का कोई प्रावधान है उसमें? दोबारा विजिट करने के लिए, दोबारा उस चीज को पुनर्निरीक्षण के लिए कुछ इस तरीके के प्रावधान हैं? हम आपको अभी यही बोल रहे थे कि जब एक्यूज किसी मुकदमे में एक्यूज मौजूद नहीं है तो पहले तो वो ट्रायल कंप्लीट नहीं हो सकता। तो वो ट्रायल ही कैसे कंप्लीट complete नहीं हो है? गया? आप ये मानते हैं कि वो ट्रायल ही अधूरा है अभी? ट्रायल ही अधूरा है जब तक, क्योंकि चार्जशीट जब सबमिट हुई, एफआईआर हुई है तो उसमें चार्जशीट सबमिट हुई, चार्जशीट में एक्यूज्ड के बयान नहीं होंगे। एक्यूज्ड में जो आरोप लगा है, कोर्ट में एक प्रोसेस होता है, स्टेप बाय स्टेप होता है, वो सारे स्टेप कहाँ रहे होंगे? शेख हसीना से जो एक क्रॉस हुआ होना होगा कोर्ट में, वो क्रॉस क्रॉस कहाँ क्वेश्चनिंग रहा जो होगा? होती है। नहीं होगी। और दूसरा, इनकी तरफ से कोई, मुझे नहीं लगता वहां पर कोई एडवोकेट वगैरह भी होगा, कोई नहीं होगा, तो वो एक वन साइडेड, एक ऐसा बोलते हैं ना एक्सपायर्टी ऑर्डर, तो एक्सपायर्टी ऑर्डर एक सिविल में हम मान सकते हैं, या मान लो एक अन्य अन्य जो सिविल से रिलेटिव होते हैं मुकदमे उनमें मान सकते हैं, लेकिन इस क्राइम में एक्सपायर्टी ऑर्डर बड़ा एक सोचने का विषय है और पहली बार सुनने को मिल रहा है ये सब चीजें कि एक्सपायर्टी ऑर्डर भी हो सकता है क्राइम में। तो फिर शेख हसीना को आगे क्या करना पड़ेगा? कहां जाएंगी और किस तरीके से अपनी बात को वो रख पाएंगी? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अलावा कोई रास्ता नहीं है? सिर्फ उसके अलावा इन पर कोई रास्ता नहीं है। उस पर जितना जल्द से जल्द हो इनको वहां चला जाना चाहिए, जिससे कि चीजें आगे की इनके फेवर में आए, अन्यथा फिर देर, मतलब अभी सोचना विचारने का इनके पास ज्यादा विशेष समय भी नहीं है, क्योंकि फिर इनको इसी आदेश को फॉलो करना होगा। विकास जी, आपने कहा कि ये ट्रायल ही इनकम्प्लीट है अगर शेख हसीना खुद क्रॉस क्वेश्चनिंग में नहीं आती हैं, तो ऐसे में सवाल ये भी तो उठता है ना कि वहां की जो न्याय प्रणाली है, क्या वो इस विषय को नहीं जानती है, या फिर क्या वो किसी और माध्यम से हसीना तक नहीं पहुंच पाई? तो फिर ये पूरी जो बयानबाजी है, पूरी जो अपने वर्डिक्ट है, वो कैसे सुना दी फिर जब ये इनकम्प्लीट रहा है? तो क्या उनके ऊपर दबाव रहा? राजनीतिक दबाव, मैं आपको चैनल के माध्यम से, हालांकि मैं तो एडवोकेट हूं नहीं, मैं फिर मैं स्पष्ट बोल रहा हूं, ये जो शेख हसीना के खिलाफ जो एक सजा सुनाई गई है, ये 100%
बिल्कुल राजनीतिक दबाव में हुआ है। तो जब किसी देश का प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री होता है तो वो सारी चीजें वही लीड करता है, तो ये दबाव में किसी तरीके से कंप्लीट हो और उनको सजा सुनाई जाए, जिससे सजा हो जाए तो वो चुनाव लड़ने की स्थिति में ना हो। अपना जो कंपटीटर है सामने, जो कंपटीटर है वो कंपटीटर एक हट जाए तो हमारे लिए आगे के रास्ते बिल्कुल क्लियर हो जाए। और ऐसा नहीं है कि मान लो हम एक कंपटीटर को हटाएंगे तो पार्टी इनकी भी होगी, उस पार्टी में बहुत से ऐसे लोग होंगे सहानुभूति का, कभी कभी है तो सहानुभूति मिल जाए तो सहानुभूति से इनके जो भी रहता होगा वहां की व्यवस्था है वो आगे बढ़ेंगी। तो शेख हसीना, अगर मान के चलिए 1400 मौतें हुई भी हैं, तो सिर्फ शेख हसीना और गृह मंत्री को ही पूरा उसके ऊपर दोष मढ़ देना, ये भी कहाँ तक उचित है भाई? जो प्रशासन है, जो वहां पर व्यवस्थाएं थी, जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, जो लोग पुलिस के लोग थे, उन लोगों के ऊपर भी तो फिर कार्रवाई होनी चाहिए ना। मैं आपसे वही बोला था, जब भी कोई ऑर्डर होगा तो उस ऑर्डर को देने के लिए सिर्फ और सिर्फ प्रशासन या जो अधिकारी होगा वही, उसके कलम से ही सारी चीजें होंगी। प्रमुख सचिव चलाएगा देश प्रदेश को, उसके जिले का अगर देखा जाए तो एक पुलिस का जो सुपरिटेंडेंट होगा वो चलाएगा, लोकल का जो उस टाइम इंचार्ज होगा वही चलाएगा, ना कि वहां पर गृह मंत्री चलाएगा, ना प्रधानमंत्री चलाएगा, ना मुख्यमंत्री चलाएगा। तो ये उन सब लोगों को, एक प्रशासनिक व्यवस्था को, उसको तुमने फ्री कर दिया और एक राजनीतिक लोगों को सिर्फ राजनीतिक कुंठा के माध्यम से राजनीतिक लोगों को सजा सुना देना और उनकी गैर उपस्थिति में सजा सुना देना, ये कहीं ना कहीं उस देश में उसकी न्याय व्यवस्था, जो एक लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है न्याय व्यवस्था, उस पर एक शक की सुई जाहिर इंगित होती है। और ये भी लगता है कि शायद वहां की जब न्याय व्यवस्था इस तरीके का काम करती है तो आम जनता के लिए तो मुझे लगे वहां न्याय के लिए कोई उम्मीद ही नहीं की जा सकती। मतलब कितना शोषण होता होगा वहां पर आम जनता का बांग्लादेश में। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम चीज़ों के ऊपर आपने अपनी बात रखी है और ये साफ तौर पर दिख भी रहा है कि इस तरीके से एक्यूज्ड के अनुपस्थिति में इस तरीके का फैसला दिया जाता है। फिर सवाल ये भी कि क्या ऑनलाइन, क्योंकि अब तकनीकी माध्यम से भी आप कोर्ट में पहुंच सकते हैं, तो इस तरीके का कोई प्रावधान नहीं था। अब सुई इस पर भी, विषय इस पर भी, चर्चा इस पर भी कि शेख हसीना का आगे का कदम क्या होगा, भारत के ऊपर कितना दबाव होगा। इन तमाम चीज़ों के लिए अभी फिलहाल थोड़ा इंतजार करना होगा और वेट एंड वॉच की पॉलिसी पर अभी भारत सरकार भी लगातार नजर आ रही है। बहरहाल आप बने रहिए और देखते रहिए पंजाब केसरी को। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।